अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात नहीं करते, लेकिन उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसको बहुत नॉर्मल कंसिडर करते हैं। वो है मेनोपॉज़। लोग इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं करते, लोग ये समझते हैं कि जितनी भी बॉडी में चेंजेज़ आ रही होती हैं, ख़ास एज में, वो नॉर्मल है। और वो ये समझते हैं कि क्योंकि औरत में बुढ़ापा आ गया है, इस वजह से उसमें ये चेंजेज़ आ रही हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी एक औरत उस फ़ेज़ से गुज़रती है, यानी कि एक ख़ास एज के बाद जब उसको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसमें बहुत से चेंजेज़ आते हैं। बॉडी में ना सिर्फ़ जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, बल्कि नफ़सियाती तब्दीलियाँ भी आने लग जाती हैं, जिसको इर्द-गिर्द के लोग नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन इनको टाइम पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मेनोपॉज़ क्या होता है? औरत की एक ख़ास एज में जाकर पीरियड्स का बंद हो जाना मेनोपॉज़ कहलाता है। अगर एक औरत के पीरियड्स 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रुक गए हैं, तो वो मेनोपॉज़ के क्राइटेरिया को फुल करते हैं। पीरियड्स रुकने से पहले कुछ साल ऐसे होते हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बॉडी में चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली 40 टू 45 ईयर्स के बाद ये चेंजेज़ हमें नज़र आना लग जाते हैं, जिसे हम पेरीमेनोपॉज़। पेरीमेनोपॉज़ में बॉडी में कुछ चेंजेज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेज़ आने लग जाते हैं। उन हार्मोनल चेंजेज़ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल का कम हो जाता है। रिप्रोडक्टिव एज में नॉर्मली हर पीरियड्स के साइकिल में एग्स बनते हैं, वो मैच्योर होते हैं, एंडोमेट्रियम थिक होती है, उसकी शेडिंग होती है और पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन पेरीमेनोपॉज़ में ये लेवल्स यानी कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम होने लग जाते हैं। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं। पेरीमेनोपॉज़ में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बॉडी पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ आती है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। कि पीरियड्स की इर्रेगुलैरिटी में सम टाइम ख़वातीन को पीरियड्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, यानी कि महीने में 2 या 3 दफ़ा पीरियड्स भी आ सकते हैं। कुछ ख़वातीन को ऐसा होता है कि वो 2-2 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, सम टाइम स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये साइकिल बिल्कुल इर्रेगुलर हो जाती है। ये इंडिकेशन होती है कि पीरियड्स आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो जाए। इसके अलावा हॉट फ्लशेज़ होती हैं, पेशेंट को बहुत गर्मी लगने लग जाती है। एसी ऑन होता है, लेकिन पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, धड़कन तेज़ हो रही है। तो ये सारे अलामात ज़ाहिर होने लग जाते हैं। एनर्जी लो होने लग जाती है, उसको कोई काम करने का दिल नहीं करता, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, स्किन ड्राई होने लग जाती है, रिंकलिंग, फ्रेकल्स, ये सब चीज़ें भी एस्ट्रोजन की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से हो रही हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, कभी-कभी रोना आ जाता है, बिला वजह डिप्रेशन होने लग जाता है। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि वजाइनल ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। ये सब अलामात भी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं। इसके साथ-साथ पेशेंट्स को जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, यानी कि कैल्शियम डिपोज़िशन कम होने लग जाती है। इसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसमें दिल के अमराज़ बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, पेशेंट को चीज़ें भूलने लग जाती हैं। यूट्रस का कैंसर जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, वो होने का चांस भी बढ़ जाता है। ये सारे अलामात पेरीमेनोपॉज़ल एज में स्टार्ट होने लग जाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज़ बोलते हैं। अगर ये अरसा 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम मेनोपॉज़ लेवल कर देते हैं। जैसे ही मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, ये सारे सिम्पटम्स थोड़े एग्रीवेट होने लग जाते हैं, ज़्यादा होने लग जाते हैं। इस स्टेज पे पेशेंट को समझना, पेशेंट के इर्द-गिर्द लोगों का उसका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होती है पेशेंट की हिस्ट्री। हिस्ट्री हमने डिटेल लेनी होती है, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स को भी रूल आउट करना होता है। क्योंकि अगर हमने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने स्टार्ट करनी है, तो उसमें हिस्ट्री में कुछ चीज़ों को हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एचआरटी यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बहुत सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं।
जो हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन में रूल आउट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में हम जनरल लुक ऑफ द पेशेंट को देखते हैं, इसके अलावा वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस में हम सीरम एफएसएच लेवल्स करवाते हैं। अगर वो बहुत रेज हो तो उसको मेनोपॉज लेवल कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी काउंसलिंग में सिर्फ पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करनी होती, इसमें पेशेंट के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें पेशेंट का हस्बैंड है, पेशेंट के बच्चे हैं, जो सारे रिलेटिव जो उसके इर्द गिर्द हैं उनकी काउंसलिंग भी करना बहुत ज़रूरी होती है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी चेंजेस पेशेंट में आ रहे होते हैं उस चीज़ को समझना, उन सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना, पेशेंट की जो नफ्सियात है उसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अलामात पेशेंट के आ रहे होते हैं, यानी कि स्पेशली जो स्किन चेंजेस हो रही होती हैं, स्किन खराब होने लग जाती है, ड्राई होती है, वेट गेन हो रहा होता है, इसकी वजह से पेशेंट बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, मूड चेंजेस आते हैं और डिप्रेशन में जाती है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लेकिन इनको एड्रेस करना टाइम पे, इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट की डाइट। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि हार्मोन्स में एस्ट्रोजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से सारी चेंजेस आ रही होती हैं। तो कुछ फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं, यानी कि खुराक के ज़रिए वो चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं हार्मोन्स को, वो चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्दी डाइट लें, दूध का इंटेक, दही का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए डाइट में। इसके अलावा फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को चाहिए कि अपनी डाइट में नट्स को भी ऐड करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे होते हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में अलसी बोलते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप अलसी के बीज को पीस लें और डेली 1 चम्मच ले लें, उससे भी ये सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। कुछ और सीड्स होती हैं जिनको लेना ज़रूरी होता है, जिसमें चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है। कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें जंक फूड आ जाता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। डाइट के साथ-साथ पेशेंट को चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करे, वॉक किया करे और योगा करे। इससे पेशेंट का वेट भी कम होगा और पेशेंट के मूड स्विंग्स भी बेहतर होने लग जाएँ। मेडिकेशंस में पेशेंट के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम बहुत प्रोलॉन्ग नहीं देते, मैक्सिमम 6-7 मंथ्स तक हम देते हैं पेशेंट को। हमने रेगुलर विजिट्स पे बुलाना होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से पहले हम कुछ चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं। एक एचआरटीज़ की बहुत सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। जिन पेशेंट्स को हम एचआरटीज़ देते हैं उनका रेगुलर फॉलो-अप होता है, उनका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन भी इंक्लूडेड होता है। कुछ पेशेंट्स ये चाहते हैं कि उनको पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे आ जाएँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स की यही रिक्वायरमेंट होती है कि उनके सिम्पटम्स रिज़ॉल्व हो जाएँ। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। एचआरटी एक बहुत डिटेल टॉपिक है, जिससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। कुछ पेशेंट्स को बहुत मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। मूड स्विंग्स इतने सीवियर होते हैं कि उनको साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है और एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेने पड़ते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को चाहिए कि हेल्दी हॉबीज़ अडॉप्ट करें, जिसमें पेंटिंग होती है, राइटिंग है, रीडिंग है। इससे उसके सिम्पटम्स भी कम होंगे, उसका मूड भी अच्छा रहेगा और उसको खुशी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिससे ये सारे सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को जॉइंट पेन्स होता है और उसकी डेली रूटीन इफ़ेक्ट हो रही होती है।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।